बेसिकली अब हम करेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो बेसिकली living organisms have the capability of extracting energy from oxidizable substance and store in this in the form of bond energy। ठीक है, तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि जो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके उसको बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। स्पेशल सब्सटेंस लाइक एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली एटीपी क्या करता है, इसको अपने केमिकल बॉन्ड्स के अंदर स्टोर करके रखता है। द प्रोसेस थ्रू विच ATP synthesized by cell ATP is synthesized by cell in mitochondria and chloroplast is named phosphorylation। ठीक है, तो बेसिकली जिस प्रोसेस से ATP सिंथेसिस होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फोटो phosphorylation is synthesis ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light। तो बेसिकली एटीपी की सिंथेसिस को क्या बोलते हैं, एटीपी की सिंथेसिस को सिर्फ फोस्फोराइलेशन बोलते हैं। अगर वो लाइट की प्रेजेंस में हो, अगर वो लाइट की प्रेजेंस में हो सिंथेसिस ऑफ एटीपी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो बेसिकली इसके आगे फोटो वर्ड जुड़ जाता है। ठीक है, तो व्हेन द टू फोटो सिस्टम वर्क in a series, first PS2 and then PS1, a process called non-cyclic photophosphorylation occur। ठीक है, तो बेसिकली जब दो सिस्टम वर्क करते हैं एक सीरीज में, पहले PS2 एंड देन PS1, ठीक है, तो बेसिकली एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन शुरू होती है। ठीक है, तो बेसिकली the two photosystem are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme। तो बेसिकली जो दो फोटो सिस्टम है, ठीक है, तो वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, किसके अंदर, जेड स्कीम के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, तो जेड स्कीम में एटीपी भी बनता है और एनएडीपीएच भी बनता है। ठीक है, when only PS1 is functional। अब देखो, जिसमें सिर्फ PS1 ही फंक्शनल हो, सिर्फ PS1 ही फंक्शनल हो, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occur due to cyclic flow of electrons। तो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं फोटो सिस्टम के द्वारा और फोस्फोराइलेशन होता है साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। बेसिकली किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के साइक्लिक फ्लो। ए पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन स्ट्रोमल लैमेले। ठीक है, तो बेसिकली एक पॉसिबल लोकेशन जहाँ पे ये हो सकता है वो कहाँ है, मतलब इसकी जो लोकेशन कहाँ है इसकी, कि वो कहाँ होगा, वो होगा स्ट्रोमल लैमेले में होगा। ठीक है, while the membrane or lamellae of the grana have both PS1 and PS2, the stromal lamellae members lack PS2 as well as NADP reductase enzyme। ठीक है, तो बेसिकली जो मेम्ब्रेन और लैमेले है ग्रेना के, ठीक है, while the membrane or lamellae of the grana have both PS1 and PS2, ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रोमल लैमेले मेम्ब्रेन्स लैक PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो बेसिकली जो स्ट्रोमल लैमेले की मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो स्ट्रोमल लैमेले की मेम्ब्रेन है उसके अंदर PS2 लैक करता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू NADP बट साइकल्ड बैक टू PS1। बेसिकली इसके अंदर मेजरली क्या डिफरेंस आता है, हमने जेड स्कीम में पढ़ा था। ठीक है, PS2 से इलेक्ट्रॉन, वो मतलब फिर दोबारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, वो NADP प्लस के पास नहीं जाता। मतलब इधर इधर अगर मैं बताऊं आपको, तो देखो, तो यहाँ से जो ये फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है, ये दोबारा इधर NADP प्लस के पास नहीं जाता। ठीक है, ये दोबारा PS1 के पास ही चला जाता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये वाला पार्ट नहीं होता, PS2 वाला पार्ट नहीं होता, बस ये PS1 वाला ही पार्ट होता है। मतलब डायरेक्ट लाइट इसको एक्साइट करती है और ये NADP प्लस के पास नहीं जाता, ये डायरेक्ट PS1 के पास ही आता है। ठीक है, और तो मतलब इसका मतलब क्या है कि साइक्लिक
फोटोफोस्फोराइलेशन में NADPH2 नहीं बनता, नहीं बनता, ठीक है। थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो द साइक्लिक फ्लो हैंस रिजल्ट ओनली इन सिंथेसिस ऑफ ATP, ठीक है। तो बेसिकली जो साइक्लिक फ्लो है वो सिर्फ क्या रिजल्ट करता है, उससे सिर्फ ATP का सिंथेसिस होता है, बट नॉट ऑफ NADPH, ठीक है। बेसिकली इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसके अंदर NADPH2 का कोई भी सिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आल्सो occur when only light of wavelength beyond 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। तो बेसिकली साइक्लिक फ्लो फोटोफॉस्फोराइलेशन कब होता है, जब सिर्फ लाइट किसकी वेवलेंथ की 680 नैनोमीटर की अवेलेबल हो एक्साइटेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा केमी ओस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, केमी ओस्मोटिक हाइपोथेसिस मतलब केमिकल से रिलेटेड हाइपोथेसिस दी गई है। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ATP सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ATP कैसे सिंथेसाइज होता है, ठीक है। बेसिकली अब NADPH2 है, ठीक है, हमें ATP भी मिला है, ठीक है, मतलब साइक्लिक नॉन साइक्लिक में हमें NADPH भी मिला है, ठीक है, ATP भी मिला है, NADPH2 भी मिला है। तो अब NADPH2 से आगे ATP कैसे बनाएंगे, तो वो इसके अंदर हम बताएंगे, ठीक है। The chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism like in respiration in photosynthesis too. ATP synthesis linked to the development of proton gradient across membrane. तो बेसिकली ATP की सिंथेसिस कैसे होती है, ATP की सिंथेसिस होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट के द्वारा होती है, ठीक है। बेसिकली प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है, दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है। तो बेसिकली जैसे रेस्पिरेशन में होता है, रेस्पिरेशन के अंदर भी क्या होता है, रेस्पिरेशन के अंदर भी प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ होगा, ये इस बार प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में, ठीक है। रेस्पिरेशन में हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर होता है, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है। अगर आपने वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी हो, उधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उस चैप्टर में भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आपको एक ये चीज याद रखनी है कि इसके अंदर कहाँ होता है, ये नीट का क्वेश्चन बना हुआ है, ये कहाँ होता है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड के अंदर होता है, ठीक है। तो देयर इज वन डिफरेंस दो, हियर द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स इनर साइड, ठीक है। बेसिकली और इन द ल्यूमन, ठीक है। इन रेस्पिरेशन प्रोटो एक्यूमुलेट इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो बेसिकली एक मेजर डिफरेंस है इनके बीच में, क्या है कि इसके अंदर तो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इनसाइड होता है, ठीक है, मतलब ल्यूमन के अंदर होता है। लेकिन रेस्पिरेशन में कहाँ होता है, रेस्पिरेशन में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। बेसिकली व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेस द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो बेसिकली हम देखेंगे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट किस वजह से होता है। We need to consider again the process that take place during the activation of electron and their transport to determine the steps that cause proton gradient to develop. तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि प्रोसेसेस और जो प्रोसेसेस होती है एक्टिवेशन किसके, इलेक्ट्रॉन के एक्टिवेशन में और उनकी ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप कराती हैं, ठीक है। तो बेसिकली since splitting of the water molecule takes place on the inner side of the membrane, the proton or the hydrogen ion that are produced by water splitting accumulate within the lumen of thylakoid. तो बेसिकली जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, ठीक है, जो मॉलिक्यूल क्या करते हैं वो इनर साइड में होती है, मतलब मेम्ब्रेन के। तो जो प्रोटॉन और हाइड्रोजन है, वो जो प्रोटॉन और हाइड्रोजन के जो आयन है जो प्रोड्यूस होते हैं वाटर की स्प्लिटिंग से, वो कहाँ एक्यूमुलेट करते हैं, वो ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड के अंदर एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली स्प्लिटिंग का होती है, स्प्लिटिंग अंदर होती है, ठीक है। तो एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम प्रोटॉन एंड ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फोटो सिस्टम के थ्रू, ठीक है, फोटो सिस्टम के थ्रू, तो जो प्रोटॉन है वो
ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू द हाइड्रोजन कैरियर। तो बेसिकली ये किस वजह से होता है, जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, जो कि कहाँ लोकेटेड होता है, वो आउटर साइड मेम्ब्रेन की कहाँ लोकेटेड होता है, वो आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है। तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कैरियर से ना करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर से ना करके किसी हाइड्रोजन कैरियर को कर देता है, ठीक है, किसको कर देता है, हाइड्रोजन कैरियर को कर देता है। एंड दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स ए प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एक मॉलिक्यूल क्या करता है, ये एक प्रोटॉन रिमूव करता है स्ट्रोमा से एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में। मतलब जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है तो ये एक प्रोटॉन रिमूव करता है स्ट्रोमा से, ठीक है। तो व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेज on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen side of the inner side or the lumen side of the membrane। तो बेसिकली क्या है कि जब ये मॉलिक्यूल पास करता है अपने इलेक्ट्रॉन किसको, इलेक्ट्रॉन कैरियर को इनर साइड पे, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे, तो जो प्रोटॉन रिलीज होते हैं इनर साइड में, और या फिर कहाँ बोल सकते हैं, ल्यूमन ऑफ द मेम्ब्रेन में। तो बेसिकली जो प्रोटॉन उधर रिलीज होते हैं, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जाते हैं तो जो प्रोटॉन है वो कहाँ रिलीज होते हैं, वो इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में या ल्यूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन में रिलीज होते हैं। तो द एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा। तो बेसिकली जो एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम है वो कहाँ लोकेटेड होता है, वो स्ट्रोमा साइड के अंदर, किसकी, मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो द अलोंग विद इलेक्ट्रॉन दैट कम्स फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ps1 प्रोटॉन आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो कि कहाँ से आते हैं, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन of PS1 proton are necessary for the reduction of NADP to NADPH2। तो बेसिकली प्रोटॉन उसके लिए क्या होते हैं, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो NADP में हमें हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है, तो बेसिकली NADP प्लस में 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो उसके लिए हमें प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोटॉन बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन को ही हम प्रोटॉन बोलते हैं, H प्लस, मतलब उसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसके अंदर प्रोटॉन ही बच जाता है। मतलब न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियन में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास होता ही नहीं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उसको भी हम रिमूव कर दें तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो H प्लस हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन को ही बोलते हैं H प्लस, ठीक है। तो दीज इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रोमा। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से, स्ट्रोमा से, इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन कहाँ से, स्ट्रोमा से रिमूव कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो hence within the chloroplast proton in the stroma decrease in number while in the lumen there is accumulation of proton। तो बेसिकली क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, स्ट्रोमा के अंदर तो प्रोटॉन डिक्रीज हो जाते हैं और ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो दिस क्रिएट्स ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज इन पीएच इन द ल्यूमन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, बेसिकली ये क्या करता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट करता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अगेंस्ट अक्रॉस, और उसके अंदर क्या करता है, जो पीएच है वो क्या करता है, ल्यूमन का, जो ल्यूमन का पीएच है वो डिक्रीज करता है। बेसिकली पीएच डिक्रीज का मतलब है उसको और एसिडिक करता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर H प्लस की कंसेंट्रेशन और बढ़ाता है, ठीक है। तो वाई वी सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटोन ग्रेडियंट। तो बेसिकली हम प्रोटोन ग्रेडियंट में इतना इंटरेस्टेड ही क्यों, मतलब हर बार हमें प्रोटोन ग्रेडियंट ही क्यों बनाना है। तो दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो बेसिकली हम ये ग्रेडियंट क्रिएट करके फिर इसको ब्रेक करेंगे ताकि इससे हम क्या बना सकें, इससे हम सिंथेसिस ऑफ एटीपी कर सके। तो द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द स्ट्रोमा थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ CF नोट ऑफ द एटीपी सिंथेटेज। बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इस ग्रेडियंट को तोड़ के, ठीक है, इस ग्रेडियंट को क्या करके, इस ग्रेडियंट को तोड़ के, ठीक है, इसको किसके थ्रू पास करते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ CF नोट ऑफ एटीपी सिंथेटेज, ठीक है। तो द एटीपी सिंथेसिस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, वन इज कॉल्ड CF नोट इज एम्बेडेड इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो एटीपी सिंथेटेज है, सिंथेज है, ठीक है, सिंथेटेज बोल रहा हूँ,
ये जो एटीपी सिंथेज है वो क्या करता है, उसके दो पार्ट होते हैं। उसके अंदर एक CF नोट होता है जो कि किसके अंदर एम्बेडेड होता है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, ठीक है, एंड फॉर्म ए ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ठीक है। एंड दिस कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है प्रोटोन की अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो बेसिकली जैसे हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पढ़ा था प्रोटीन करते हैं, वैसे ही ये करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों एक्टिव क्यों नहीं करता, एक्टिव क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारे पास प्रोटोन का ग्रेडियंट है, हमारे पास ग्रेडियंट प्रेजेंट है, हमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो द अदर पोर्शन इज कॉल्ड CF1 and protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma। तो बेसिकली ये क्या जो अदर पोर्शन होता है वो क्या होता है, CF1 होता है, जो कि आउटर सरफेस किसके, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे होता है, जो कि स्ट्रोमा को फेस करता है, ठीक है। तो द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड एनफ एनर्जी टू कॉज कन्फर्मेशनल चेंज इन द CF1 पार्टिकल of the ATP synthase which makes the enzyme synthesis several molecules of energy packed ATP। तो बेसिकली जो ब्रेकडाउन है ग्रेडियंट का वो क्या करता है, कन्फर्मेशनल चेंज करता है। मतलब कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब है उसकी ओरिएंटेशन में चेंज करता है, किसकी, CF1 पार्टिकल की, जो कि क्या करता है, एनफ एनर्जी रिलीज करता है ताकि उससे एक ATP बनाया जा सके। तो केमियोस्मोटिक सिंथेसिस रिक्वायर ए मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, और एक ATP सिंथेज चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो बेसिकली एनर्जी यूज होती है किसके लिए, यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट ग्रेडियंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो बेसिकली एनर्जी किसके लिए यूज होती है, एनर्जी यूज होती है किसके लिए, प्रोटॉन को पंप करने के लिए अक्रॉस मेम्ब्रेन, और किसके लिए, ग्रेडियंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलाकोइड ल्यूमेन। तो बेसिकली ATP synthase has channel that allow diffusion of proton back across the membrane, and this releases enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyze the formation of ATP। तो बेसिकली जो ATP synthase है वो क्या करता है, डिफ्यूजन को अलाउ करता है प्रोटॉन की बैक अक्रॉस मेम्ब्रेन, और ये क्या करता है, एनफ एनर्जी रिलीज करता है ताकि उससे क्या हो सके, फॉर्मेशन ऑफ ATP हो सके, ठीक है। तो अलोंग with NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction। तो बेसिकली जो NADPH के साथ जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो ATP क्या है वो क्या करता है, वो इमिडिएटली यूज हो जाता है बायोसिंथेटिक रिएक्शन में, जो कि कहाँ होती है, जो कि स्टोमा के अंदर होती है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर। और फिर वो ATP किसके लिए यूज कर लिया जाता है, CO2 फिक्सेशन और सिंथेसिस ऑफ शुगर के अंदर उसका यूटिलाइज कर लिया जाता है, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट पार्ट, वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड। तो बेसिकली ATP और NADPH यूज कहाँ होंगे, तो वी लर्न दैट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर ATP NADPH एंड O2, ठीक है। तो these O2 diffuse out of the chloroplast while ATP and NADPH are used drive the process leading to the synthesis of food, more accurately sugar। This is biosynthetic phase of photosynthesis। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि O2 तो डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है, लेकिन जो ATP और NADPH उसका यूज करते हैं फूड की सिंथेसिस में, या शुगर्स की बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की, और उसको क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो बेसिकली बायोसिंथेटिक फेज है वो लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि क्या है, ATP और NADPH, ठीक है। तो बिसाइड CO2 एंड H2O यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड, ठीक है। बेसिकली CO2 और H2O के साथ के आप वंडर करेंगे कि इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। इट इज सिंपल, इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक फेज कंटिन्यू फॉर सम टाइम। बेसिकली जब लाइट अनअवेलेबल हो जाती है तो बेसिकली जो बायोसिंथेटिक फेज है वो शुरू हो जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और देन स्टॉप्स, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है।
तो इफ देन लाइट इज मेड अवेलेबल द सिंथेसिस स्टार्ट अगेन, ठीक है। और जब लाइट दोबारा मिलनी शुरू हो जाती है तो फिर दोबारा सिंथेसिस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली कैन वी हेंस से दैट कॉलिंग दैट बायोसिंथेटिक फेज एज द डार्क रिएक्शन इज ए मिसनोमर, ठीक है। तो बेसिकली हम जो बायोसिंथेटिक फेज है उसको डार्क रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस नाउ सी हाउ द एटीपी एंड एनएडीपीएच आर यूज्ड इन बायोसिंथेटिक फेज। तो बेसिकली कैसे एटीपी और एनएडीपीएच यूज होता है बायोसिंथेटिक फेज में। तो वी सी अर्लियर दैट CO2 इज कंबाइंड विद H2O टू प्रोड्यूस CH2O होल पावर n, ठीक है। तो बेसिकली शुगर मतलब CO2 का यूज करके क्या बनाते हैं, CO2 का और वाटर का यूज करके हम शुगर बनाते हैं, ठीक है। It was of interest to scientists to find out how this reaction proceeds, or rather what is was the first product formed when CO2 is taken into a reaction or fixed। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे कि फाइंड आउट हाउ द रिएक्शन प्रोसीड, मतलब रिएक्शन कैसे हुई और जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जो CO2 का वो रिएक्शन में कैसे फिक्स हुआ। तो बेसिकली क्या है कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड है कि मतलब फिर साइंटिस्ट इंटरेस्टेड हो गए कि इसके अंदर रिएक्शंस में क्या क्या होती है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है, और रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है। तो उसके बाद जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 among the several efforts to put रेडियो आइसोटोप टू बेनिफिशियल यूज। तो बेसिकली जो रेडियो आइसोटोप्स है उसको बेनिफिशियली यूज किया गया। तो द वर्क ऑफ मेल्विन केल्विन, ठीक है, इज एग्जाम्पलरी, मतलब मेल्विन केल्विन ने रेडियो आइसोटोप का यूज किया। द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव कार्बन 14 बाय हिम इन एल्गल फोटोसिंथेसिस, किस में यूज किया, एल्गल फोटोसिंथेसिस में, प्लांट में नहीं, एल्गल फोटोसिंथेसिस में। स्टडीज लेड टू द डिस्कवरी दैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज ए 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। तो बेसिकली जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट था वो क्या था, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड था, ठीक है। He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway। बेसिकली उसने जो कंप्लीट जो बायोसिंथेटिक पाथवे है, मतलब जो डार्क रिएक्शन वाला पार्ट है, उसके ऊपर भी काम किया, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या था, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड थी। Hence it was called Calvin cycle after him। तो इसके बाद इसका नाम क्या रख दिया गया, कैल्विन साइकिल। फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड एज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हुआ, मतलब जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो क्या था, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन कंटेनिंग, और इन शॉर्ट PGA, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, PGA। तो बेसिकली केल्विन साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है वो है, फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। Scientists also tried to know whether all plants have PGA as the first product of CO2 fixation or whether any other product was formed in other plants। Basically, experiment conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plant। तो बेसिकली अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए तो एक अलग ग्रुप और मिला प्लांट्स का, where the first stable product of CO2 fixation was again an organic acid but one which had 4 carbon atoms in it। तो बेसिकली जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो उसमें क्या मिला कि एक अलग ग्रुप है प्लांट का जिसके अंदर क्या है, 4 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड है, और वो एसिड क्या थी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड थी, ठीक है। Since then CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of the two main types, ठीक है। तो बेसिकली जो CO2 का एसिमिलेशन था, बेसिकली CO2 का जो यूटिलाइजेशन था वो दो तरीके से होता था। तो दोज प्लांट इन विच फर्स्ट प्रोडक्ट इज C3 एसिड दैट इज PGA दैट इज कॉल्ड C3 पाथवे। जिसके अंदर C3 एसिड था उसको क्या बोला गया, C3 पाथवे, ठीक है। और जिसके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट C4 एसिड था, ऑक्सैलो एसिटिक, उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया C4 पाथवे। So these two group of plant showed other associated character that we will discuss later। तो बेसिकली जो ये ग्रुप है प्लांट के वो क्या करते हैं, एसोसिएट मतलब अलग अलग करेक्टर डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, बेसिकली एक्सेप्टर CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर क्या था। लेट अस नाउ लुक एज अवरसेल्फ ए क्वेश्चन
दैट वाज आस्क्ड बाय साइंटिस्ट हु वर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली एक क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड बी ए मॉलिक्यूल हैव व्हिच आफ्टर एक्सेप्टिंग या फिक्सिंग CO2 वुड हैव 3 कार्बन ऑफ PgA। बेसिकली ये पूछा गया कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन होंगे जो कि CO2 को फिक्स करके 3 कार्बन कंटेनिंग PgA को बनाए। ठीक है, द स्टडीज वर अनएक्सपेक्टेडली शो दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वाज ए 5 कार्बन कीटोन शुगर। बेसिकली जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था, ठीक है, वो क्या था, एक 5 कार्बन कीटोन शुगर था, दैट इज राइबोलोज बाइफॉस्फेट RUBP। Did any of think of this possibility? Don't worry. The scientists also took a long time, conducted many experiments to reach this conclusion. They also believed that since the first product was C3, the primary acceptor would be 2 carbon compound। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने स्टार्टिंग में क्या सोचा कि अगर फर्स्ट प्रोडक्ट C3 एसिड है तो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल 2 कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए। मतलब अगर एक बंदे के पास 2 कार्बन है, ठीक है, उसने CO2 एक्सेप्ट किया, CO2 को फिक्स किया, तभी वो 3 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड बनाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें ये 5 कार्बन कंटेनिंग था। ठीक है, तो दे स्पेंट मैनी इयर्स ट्राइंग टू आइडेंटिफाई 2 कार्बन कंपाउंड बिफोर दे डिस्कवर्ड द 5 कार्बन RUBP। तो बेसिकली सारे क्या ढूंढ रहे थे, सारे ढूंढ रहे थे कि 2 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। तो जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, मतलब ये एक्सेप्ट करेगा CO2 को फिक्स करेगा। ठीक है, तो लेकिन ये क्या था, ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये CO2 को एक्सेप्ट करके और 6 कार्बन के मतलब 2 बनाएगा, 2 बनाएगा PgA के। मतलब ये टोटल 6 कार्बन का 2 बनाएगा 3 कार्बन के। ठीक है, उसके बाद आया द केल्विन साइकिल। तो द मेन साइकिल जो पूरा का पूरा पाथ डिफाइन करेगा। तो बेसिकली Kelvin has his worker then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in cyclic manner। ठीक है, जो पाथवे है वो साइक्लिक मैनर में होता है। द RUBP वाज रीजनरेटेड, मतलब जो RUBP एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो वो क्या हो जाता है, वो रीजनरेट हो जाता है। लेट अस नाउ सी हाउ द केल्विन पाथवे ऑपरेट एंड वेयर द शुगर इज सिंथेसाइज्ड। तो बेसिकली कहां कहां शुगर कैसे कैसे सिंथेसाइज होगी। Let us at the outset understand very clearly that the Calvin pathway occur in all photosynthetic plants। ठीक है, बेसिकली जितने भी photosynthetic प्लांट है सबके अंदर कैल्विन पाथवे ही होगा। इट डजेंट मैटर वेदर दे हैव C3 और C4 और एनी अदर पाथवे। बेसिकली या तो वो C3 हो या वो C4 हो। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेजेस। बेसिकली कैल्विन साइकिल की कितनी स्टेजेस है, 3 स्टेजेस है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो बेसिकली ये जो 3 स्टेप हैं, ये या तो C3 हो या C4 हो या कैम प्लांट्स हो, सबके अंदर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट प्रोसेस आती है हमारी कार्बोक्सिलेशन एंड देन सेकंड रिडक्शन एंड देन थर्ड इज रीजनरेशन। तो फर्स्ट हम करेंगे कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू सुटेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब ही ये है कि ये एक सुटेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में इसको फिक्स करना। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल वेयर CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। तो बेसिकली कार्बोक्सिलेशन क्या है, एक मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, CO2 यूटिलाइज होती है किसके लिए, RUBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए। तो दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PgA। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि किसके द्वारा कैटलाइज की गई है, ये RUBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, बेसिकली जो कि क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है 3 PgA के। मतलब RUBP क्या है, RUBP 5 कार्बन कंटेनिंग है, इसके ऊपर CO2 आया, किसकी प्रेजेंस में, RUBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये एंजाइम काम करता है और ये क्या बनाता है,
ये टोटल 6 कार्बन हो गए, तो ये क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है 3 PGA के, ठीक है। Since this enzyme also has an oxygenation activity, ठीक है, it would be more correct to call it RUBP carboxylase oxygenase, that is Rubisco, ठीक है। बेसिकली इस एंजाइम की ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी है, तो ये बेटर होगा कि इस एंजाइम को हम RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बोले, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है। बेसिकली RUBP का कार्बोक्सिलेशन करके CO2 और वाटर डाल के उसको क्या बना दिया, 3 ग्लिसरेट बना दिया या 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बना दिया, ठीक है। उसके बाद आता है रिडक्शन। तो बेसिकली रिडक्शन, दीज आर सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। बेसिकली ये एक सीरीज है रिएक्शंस की। द स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन। बेसिकली इसके अंदर क्या है, एक तो यूटिलाइजेशन है किसका, 2 ATP का, और 2 NADPH का, किसके लिए, रिडक्शन के लिए। किसके लिए, रिडक्शन के लिए। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए, किसके अंदर, एक CO2 पर CO2 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। फिक्स्ड, द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 टर्न ऑफ साइकिल। तो बेसिकली 6 CO2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे अगर हमें C6H12 बनाना है, ठीक है, C6H12 O6 बनाना है, तो हमें 6 कार्बन चाहिए, तो मतलब 6 टर्न चाहिएगी साइकिल की, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे, ठीक है। तो बेसिकली एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए हमें 6 टर्न चाहिएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या यूज होगा, 2 ATP यूज होंगे, ठीक है, और 2 NADPH पर CO2 यूज होंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना कि जो RUBP इसके अंदर अटैच करके ये 6 कार्बन, इधर 6 कार्बन के जो इधर 2 मॉलिक्यूल बनाए थे वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, मतलब वो दोबारा, मतलब यूटिलाइज, RUBP के कार्बन यूटिलाइज नहीं होंगे, हमेशा CO2 के ही कार्बन यूटिलाइज होके वो बनाएंगे, शुगर बनाएंगे। उसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP। बेसिकली RUBP का रीजनरेशन मतलब RUBP का साइकिल के अंदर यूटिलाइज ना होना, ठीक है। तो बेसिकली RUBP इज क्रूशियल इफ साइकिल कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। मतलब RUBP का होना क्रूशियल है अगर साइकिल को अनइंटरप्टेड चलाना है, ठीक है। तो द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP ऑफ फॉस्फोराइलेशन फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। बेसिकली जो रीजनरेशन स्टेप है, ठीक है, उसको 1 ATP की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, फॉस्फोराइलेशन के लिए, क्या बनाने के लिए, ठीक है, क्या बनाने के लिए, RUBP, ठीक है। बेसिकली जो रीजनरेशन स्टेप है उसको कितने ATP चाहिए, 1 ATP चाहिए, किसके लिए, फॉस्फोराइलेशन के लिए, किस, ठीक है, और क्या बनाने के लिए, RUBP, ठीक है। Hence for every CO2 molecule entering Calvin cycle 3 molecule of ATP and 2 of NADPH are required। तो बेसिकली 1 ATP किसमें, रीजनरेशन स्टेप में, 2 ATP किसमें, रिडक्शन में, और रिडक्शन में क्या चाहिए, 2 NADPH, ठीक है। तो बेसिकली कितने हो गए टोटल, 3 तो ATP हो गए और 2 NADPH हो गए, ठीक है। और ये एक CO2 की फिक्सेशन के लिए है। It is probably to meet the difference in ATP and NADPH used in dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place। तो basically to make 1 molecule of glucose 6 turn of cycle are required। Work out how many ATP and NADPH will be required to make 1 molecule of glucose through Calvin pathway। तो बेसिकली अगर हमें ये कितना है, 3 ATP, तो 3 ATP और 2 NADPH, ठीक है। तो हमें किसके लिए चाहिए, एक CO2 के लिए, तो 6 के लिए कितने होंगे, 18 तो चाहिए ATP और 12 के चाहिए NADPH, ठीक है। उसके बाद आता है द C4 पाथवे, ठीक है। द प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। तो बेसिकली जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट्स हैं
हैव C4 पाथवे मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है। बेसिकली जो ड्राई एरिया के जहां पे वाटर की कमी है वो क्या करते हैं, C4 पाथवे करते हैं। दो दीज प्लांट हैव C4 oxaloacetic acid as CO2 fixation product, दे यूज C3 पाथवे और द कैल्विन एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। तो बेसिकली ये प्लांट्स भी क्या है कि जो C3 पाथवे है, जो कैल्विन साइकिल है, उसको ही अपना मेन पाथवे करते हैं। बस इसके अंदर जो प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है वो क्या होता है, जो प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, C4 oxaloacetic acid होता है, ठीक है। तो बेसिकली C4 पाथवे करेंगे अब, ठीक है। तो बेसिकली C4 पाथवे प्लांट्स आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। बेसिकली प्लांट क्या है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए अडेप्टेड है, ठीक है। हैव C4 पाथवे मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है। तो दो दीज प्लांट हैव C4 oxaloacetic acid। बेसिकली इनके अंदर क्या है कि सिर्फ एक जो CO2 फर्स्ट CO2 का जो फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो क्या है, एक C4 oxaloacetic acid है, ठीक है। तो यूज द C3 एसिड और द कैल्विन साइकिल एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। मतलब जो C3 पाथवे है, ठीक है, कैल्विन साइकिल का, उसको ये क्या यूज करती है, एज ए मेन बायोसिंथेटिक पाथवे यूज करते हैं। तो देन इन व्हाट वे दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू मे रीजनेबली आस्क। बेसिकली अगर ये सेम मेन जो बायोसिंथेटिक पाथवे अगर वो सेम C3 वाला करते हैं तो बेसिकली इनके अंदर डिफरेंस क्या है फिर C4 से, ठीक है। तो C4 प्लांट्स आर स्पेशल, ठीक है, दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी। बेसिकली इनकी किस में चेंज है, लीफ एनाटॉमी। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर। बेसिकली क्या करते हैं, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं और शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। बेसिकली हाई लाइट इंटेंसिटी को रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। दे लैक प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। बेसिकली ये क्या लैक करते हैं, इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है, एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है, ठीक है। एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, लेटर अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। बेसिकली ये क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है। बेसिकली स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव वन ऑफ C3 प्लांट एंड अदर ऑफ C4 प्लांट, डू यू नोटिस द डिफरेंस, ठीक है। बेसिकली अगर आप वर्टिकल सेक्शन स्टडी करोगे C3 का और C4 का, डू बोथ हैव सेम टाइप्स ऑफ मेसोफिल, डू दे हैव सिमिलर सेल्स अराउंड द वस्कुलर बंडल। तो बेसिकली द particularly large cell around the vascular bundle of C4 plant are called bundle sheath cell। तो बेसिकली जो लार्ज सेल होती है जो C4 के वस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बंडल शीथ सेल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड द लीव्स विच सच एनाटॉमी आर कॉल्ड एज क्रेंज एनाटॉमी। बेसिकली जिसके अंदर बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होती है, मतलब C4 प्लांट के अंदर, उसके एनाटॉमी को, उस लीव्स की एनाटॉमी को क्या बोलते हैं हम, क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज का मतलब होता है रेथ, रेथ मतलब ऐसे फोल्डेड, ठीक है। एंड इज रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है। द बंडल शीट सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वस्कुलर बंडल। तो बेसिकली सर्कुलर वस्कुलर बंडल के ऊपर ये ऐसे सराउंडेड होती हैं, ठीक है। दे आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली इनके अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। थिक वॉल्स इम्प्रवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसिस। बेसिकली थिक वॉल होती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए और इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होता है। यू मे लाइक टू कट ए सेक्शन ऑफ लीव ऑफ C4 प्लांट, ठीक है। बेसिकली C4 प्लांट कौन से हैं, मेज है और सोरगम है, ठीक है। किसके किसके एग्जांपल है NCERT में, मेज का और सोरगम का। टू ऑब्जर्व द क्रेंज एनाटॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोफिल सेल, ठीक है। तो बेसिकली it would be interesting for you to collect leaves of diverse species of plant around you and cut vertical section of the leaves, ठीक है। बेसिक अगर लीव के वर्टिकल सेक्शन कट करोगे, ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एंड लुक फॉर द बंडल शीथ अराउंड द वस्कुलर बंडल, ठीक है। बेसिकली आप उनके वर्टिकल सेक्शन कट करो और उसकी क्या देखो, उसकी बंडल शीथ देखो वस्कुलर बंडल की कैसी है। तो द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट। तो बेसिकली अगर उसके अंदर बंडल शीथ प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या है, एक C4 प्लांट है, ठीक है। नाउ स्टडी द पाथवे शोन इन फिगर 13.9। दिस पाथवे हैज नेम्ड एज हैच एंड स्लैक पाथवे, ठीक है। बेसिकली हमने
ये वाला पार्ट मिस कर दिया था क्या? है, मिस कर दिया था ये वाला पार्ट। ये एक बार ये केल्विन साइकिल वाला, चल लास्ट में करते हैं इसको। वैसे इसमें बता दिया रीजनरेशन इसके अंदर क्या है। पहले तो कार्बोक्सिलेशन होगा, इससे क्या बनेगा, इससे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 PGA बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा इसके अंदर, फिर रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल एटीपी के, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल एटीपी के और 2 NADPH के यूटिलाइज होंगे, ठीक है। और ये क्या रिड्यूस करके वो क्या बनाएगा, सुक्रोज बनाएगा। फिर बाद में क्या होगा, रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन किसका होगा, RUBP का रीजनरेशन होगा। और ये रीजनरेट करके दोबारा क्या बनाएगा, RUBP 1,5 बाई फॉस्फेट बनाएगा और फिर दोबारा कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे, ठीक है। तो बेसिकली हैच एंड स्लैक पाथवे भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। लेट अस स्टडी द पाथवे बाय लिस्टिंग स्टेप, ठीक है। तो बेसिकली जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो क्या है, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो क्या है 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या है, फोस्फोइनोल पायरवेट, ठीक है। बेसिकली क्या है, फोस्फोइनोल पायरवेट एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल। कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ प्रेजेंट होता है ये मेसोफिल सेल में। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज पेप्केज, दैट इज PEP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और जो एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, पेप्केज। इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल लैक रुबिस्को एंजाइम, ठीक है। अब ये चीज नोट करने की बात है कि C4 प्लांट में जो मेसोफिल सेल हैं, ठीक है, वो रुबिस्को एंजाइम, ठीक है, रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता था, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, वो एंजाइम इसके अंदर एब्सेंट होता है या लैक करती है। तो द C4 एसिड OA इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल। तो बेसिकली जो C4 एसिड है, जो एक्सैलो एसिटिक एसिड है, वो कहाँ बनती है, वो मेसोफिल सेल के अंदर बनती है, ठीक है। तो इट देन फॉर्म्स अदर 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड, ठीक है, aspartic acid in mesophyll cell itself, ठीक है, which are transported to the bundle sheath cell. In bundle sheath cell, these C4 acid are broken down to release CO2 and 3 carbon molecule. तो बंडल शीट सेल में जो ये C4 एसिड है, ये क्या होती है, ब्रोक करती है और क्या रिलीज करती है, CO2 और 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो द 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू मेसोफिल वेयर इट गैस कन्वर्टेड इनटू PEP अगेन। तो बेसिकली इसके अंदर भी क्या होता है कि फिर दोबारा वो क्या करता है, उसको रीजनरेट करवा दिया जाता है, एंड दस कंप्लीटिंग द साइकिल द CO2 रिलीज इन द बंडल शीट सेल एंटर द C3 और द कैल्विन पाथवे एंड पाथवे कॉमन टू ऑल प्लांट द बंडल शीट। इसके बाद क्या है, फिर जो वो CO2 रिलीज होगी उससे, और फिर वो CO2 क्या होगी, वो दोबारा क्या फॉलो करेगी, C3 पाथवे फॉलो करेगी। तो बेसिकली जो C4 प्लांट है वो C3 पाथवे भी फॉलो करते हैं, ठीक है, विच इज, ठीक है। अब वो C3 पाथवे इसके अंदर कहाँ होगा, C3 प्लांट में वो मेसोफिल सेल में होता है, लेकिन अब C4 प्लांट में वो कहाँ होगा, वो बंडल शीथ सेल में होगा, ठीक है, जो कि किससे रिच है, एंजाइम राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बेसिकली अब बंडल शीथ सेल के अंदर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन अब इसके अंदर क्या लैक करता है, पेप्केज लैक करता है, एंड दस द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ शुगर। तो बेसिकली जो हमने ऊपर पाथवे पढ़ा, कैल्विन पाथवे, C3 पाथवे, वही इसमें दोबारा फॉलो होगा, is common to C3 and C4 plant. Did you note that the Calvin pathway occur in all the mesophyll cell of the C3 plant? तो बेसिकली जो Calvin pathway है वो mesophyll cell में होता है C3 plant में, लेकिन in the C4 plant it does not take place in the mesophyll cell way, ठीक है। और लेकिन C4 plant में वो mesophyll cell के अंदर नहीं होता, but does so only in the bundle sheath cell। तो बेसिकली जिसके अंदर C3 पाथवे होता है C4 प्लांट के अंदर वो कौन सी सेल होती है, बंडल शीथ सेल होती है, ठीक है। मतलब कैल्विन पाथवे बोल सकते हो C3 पाथवे, अगर आपको ऑकवर्ड लग रहा है कि, तो अगर कैल्विन जो पाथवे है वो दोनों में होगा, ठीक है, लेकिन C4 में क्या होगा स्पेशल है कि ये अलग से एच एंड स्लैक पाथवे होगा, ठीक है। इसको अब डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक CO2 है, ठीक है, मेसोफिल सेल के अंदर ये क्या किसके अंदर कन्वर्ट होगी, HCO3 के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है। फिर इसका फोस्फोइनोल पायरवेट बेसिकली PEP के साथ क्या होगा, इसका फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन करके ये C4 एसिड बनाएगी। C4 एसिड क्या होगी, C4 एसिड होगी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होगी, ठीक है। इसका ट्रांसपोर्ट होके ये कहाँ जाएगी, ये है मेसोफिल सेल, ठीक है, और ये है बंडल शीथ सेल, ठीक है। ये C4 एसिड कहाँ जाएगी ट्रांसपोर्ट करके, ये C4
ये C4 एसिड कहाँ जाएगी ट्रांसपोर्ट करके, ये बंडल शीथ सेल के अंदर जाएगी। उधर क्या होगा, इसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा। बेसिकली ये क्या देगी, ये CO2 देगी, ठीक है। और उस CO2 का फिर किस में यूज करेंगे, ये CO2 देगी, C4 एसिड CO2 देके क्या बनाएगी, C3 एसिड बनाएगी, दैट इज 3PGA, ठीक है। फिर वो 3PGA दोबारा किस में जाएगी, वो 3PGA किस में दोबारा जाएगी, किस में जाएगी वो दोबारा मीजोफिल सेल में जाएगी और दोबारा रीजनरेट हो जाएगी, दोबारा फिर क्या बनाएगी, फोस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, जो ये CO2 आई है, ये CO2 क्या करेगी, आगे अलग से कैल्विन साइकिल चलाएगी, ठीक है। ये CO2 आगे किस में जाएगी, ये कैल्विन साइकिल फॉलो करेगी और बनाएगी, क्या बनाएगी, शुगर बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बेसिकली लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 फोटो रेस्पिरेशन। तो बेसिकली मतलब एक फोटो रेस्पिरेशन ऐसा है कि जो C3 और C4 प्लांट के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट करता है। तो टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन पाथवे। तो बेसिकली अगर हमें फोटो रेस्पिरेशन के बारे में समझना है तो हमें पहले जो फर्स्ट स्टेप है कैल्विन पाथवे का, जो कि क्या है, कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप, वो समझना पड़ेगा। दिस इज द रिएक्शन वेयर RUBP कंबाइन विद CO2 टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, RUBP किसके साथ कंबाइन करता है, CO2 के साथ, और क्या बनाता है, रुबिस्को की प्रेजेंस में क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है 3PGA की, ठीक है। तो RUBP इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। बेसिकली रुबिस्को क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में। इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा भी, ठीक है। इज करेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2। बेसिकली इसकी जो एक्टिव साइट्स हैं वो CO2 और O2 दोनों से बाइंड कर सकती हैं, ठीक है। हेंस द नेम। कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल, रुबिस्को हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2, ठीक है, व्हेन द CO2 रेशियो इज नियरली इक्वल। बेसिकली अगर CO2 और O2 की रेशियो इक्वल हो, ठीक है, मतलब CO2 और O2 की रेशियो इक्वल हो, तो रुबिस्को की जो एफिनिटी है वो किसके लिए ज्यादा है, किसके लिए ज्यादा है, वो CO2 के लिए ज्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस वर नॉट सो, मतलब अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो बेसिकली जो ये बाइंडिंग है ये क्या है, कॉम्पिटिटिव है। It is relative concentration of O2 and CO2 that determine which of the following two will bind। तो बेसिकली ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि रुबिस्को से। रुबिस्को क्या है, रुबिस्को RUBP कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज है, तो ये कार्बोक्सिलेशन भी करेगा और ये ऑक्सीजनेशन भी करेगा, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन O2 CO2 की कॉम्पिटिटिव है, मतलब रिलेटिव है, तो उसमें कौन कॉम्पीट करके कंबाइन करेगा, तो इन C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड टू रुबिस्को, ठीक है। C3 प्लांट में कुछ O2 किसके साथ बाइंड कर जाती है, रुबिस्को के साथ। हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। तो बेसिकली जो CO2 का फिक्सेशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। Here the RUBP instead of being converted into 2 molecule of PGA bind to O2 to form 1 molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate in pathway called photorespiration। तो बेस यहाँ पे क्या होता है कि जो RUBP को किस में बनना था, RUBP को किस में कन्वर्ट होना था, उसको PGA में कन्वर्ट होना था, लेकिन वो क्या करता है, वो O2 के साथ रिएक्ट करके फोस्फोग्लिसरेट और फोस्फोग्लाइकोलेट, जो कि क्या है, एक 2 कार्बन का है, जिसको क्या बोल, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फोस्फोग्लाइकोलेट के अंदर, जो कि क्या है, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ ATP। बेसिकली फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में ना तो सिंथेसिस किसकी है, शुगर की, और ना ही किसकी है, ATP की। बेसिकली ना ही सिंथेसिस शुगर की है और ना ही सिंथेसिस किसकी है, ATP की, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है, अदर it result in release of CO2 and with the utilization of O2। बेसिकली ये क्या है, इसके अंदर फिर क्या होगा, रिलीज किसका होगा, CO2 का और
यूटिलाइजेशन होगा किसका, एटीपी का, मतलब एटीपी इधर यूटिलाइज होगा, ठीक है। इन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच, ठीक है, इसके अंदर कोई भी सिंथेसिस नहीं होगा। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज येट नॉट नोन, तो इसका फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर प्लांट की, ये अभी तक पता नहीं है, ठीक है। इन सी फॉर प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अक्कर, ठीक है, सी फॉर प्लांट में ये होता ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली जो ये एटीपी यूटिलाइज हुआ, ये एटीपी यूटिलाइज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो बेसिकली इसी वजह से उनके अंदर क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एट द एंजाइम साइट, ठीक है। This takes place when C4 acid from the mesophyll is broken down in bundle sheet to release CO2। बेसिकली ये कब होता है, ये यहाँ पे होता है, ठीक है। जो ये CO2 निकली है, ये कहाँ पे निकली है, ये बंडल शीट सेल के अंदर निकली है, ठीक है। और ये कब निकली है, डीकार्बोक्सिलेशन से C4 एसिड की, मतलब C4 एसिड किस में कन्वर्ट होगी, C4 एसिड C3 एसिड में, और क्या रिलीज कर दिया, CO2 रिलीज कर दिया, और ये कहाँ हुई है, बंडल शीट सेल में हुई है, ठीक है, बंडल शीट सेल टू रिलीज CO2, ठीक है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, इससे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है CO2 की वो इंक्रीज करेगी। इन टर्न दिस इंश्योर दैट द रुबिस्को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। तो अब देखो, अब क्या होगा, मीजो अब बंडल शीट सेल में क्या होगा कि जो रुबिस्को है, रुबिस्को क्या फंक्शन करेगा, वो कार्बोक्सिलेज का फंक्शन करेगा, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए वो कैसे फंक्शन करेगा, कार्बोक्सिलेज ना कि ऑक्सीजनेज, ठीक है। नाउ दैट यू कैन नो दैट C4 प्लांट लैक फोटो रेस्पिरेशन, बेसिकली C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड व्हाई प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर इन दिस प्लांट, तो बेसिकली यही रीजन है कि जो प्रोडक्टिविटी या फिर जो यील्ड है वो इन प्लांट्स के अंदर बेटर क्यों है। इन एडिशन दीज प्लांट शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, बेसिकली ये प्लांट क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर के लिए टॉलरेंस शो करते हैं। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन कैन यू कंपेयर प्लांट शोइंग C3 एंड C4 पाथवे, यूज द टेबल इंफॉर्मेशन, बेसिकली ये टेबल खुद भरने की है कि इसके अंदर आपको आपको पता चलेगा, अगर आप ये टेबल भरोगे कि आपको कितनी नॉलेज आई है कितनी नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो बेसिकली क्या क्या फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस नेसेसरी, बेसिकली क्या फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं वो जानना जरूरी है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट, तो बेसिकली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करना, ठीक है, कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, वो किस में हेल्प करेगा, वो क्रॉप प्लांट में हेल्प करेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर, बेसिकली फोटोसिंथेसिस कई फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे इंटरनल प्लांट और एक्सटर्नल, ठीक है। द प्लांट फैक्टर इंक्लूड द नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स एंड द मेसोफिल सेल एंड द क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो बेसिकली जो प्लांट फैक्टर हैं, ठीक है, जो प्लांट के फैक्टर है वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव, मेसोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट और इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। द प्लांट और इंटरनल फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो बेसिकली जो प्लांट के जो इंटरनल फैक्टर हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। द एक्सटर्नल फैक्टर्स, the external factor would include the availability of sunlight, temperature, CO2 concentration and water, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो क्या इंक्लूड करेंगे, किसकी अवेलेबिलिटी, सनलाइट की अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर की, CO2 कंसंट्रेशन की और वाटर की, ठीक है। तो जो इंटरनल फैक्टर है वो तो जेनेटिक के ऊपर डिपेंड है प्लांट की, और जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसके अंदर क्या है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी है, टेम्परेचर है, CO2 की कंसंट्रेशन है और वाटर है, ठीक है। एज प्लांट फोटोसिंथेसाइजेज ऑल दीज फैक्टर विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट्स इट्स रेट, तो बेसिकली जैसे प्लांट फोटोसिंथेसाइज करता है, सारे फैक्टर साइमल्टेनियसली उसके रेट को अफेक्ट करते हैं। हेंस though several factors interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation, usually one factor is major cause is the one that limits the rate, basically
बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लेकिन एक फैक्टर ऐसा होता है कि जो रेट को लिमिट कर देता है, जो कि लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, जो कि रेट को लिमिट कर देता है, वो सिर्फ एक वो मेजर कोज होता है, ठीक है। तो हेंस एनी एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमम लेवल। बेसिकली रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फैक्टर सब ऑप्टिमम लेवल पे कैसे डिपेंड, मतलब कैसे अवेलेबल है, ठीक है। तो when several factor affect any biochemical process, Blackman law of limiting factor comes into factor। तो जब कई सारे फैक्टर एक किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो ब्लैकमैन का जो लॉ है लिमिटिंग फैक्टर का, वो इफेक्ट में आता है, मतलब उससे हम पता करते हैं। तो दिस स्टेट दैट द if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value। Basically रेट को कौन सा फैक्टर डिफाइन करेगा, जिसकी वैल्यू, ठीक है, जिसकी वैल्यू है नियर किसके होगी, मिनिमम वैल्यू के नियर होगी, ठीक है। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड। तो यही फैक्टर है जो क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रोसेस जिसमें क्वांटिटी चेंज हो। फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ, ऑप्टिमम लाइट एंड CO2 कंडीशन, द प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसाइज, ठीक है। तो बेसिकली डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ और ऑप्टिमम लाइट और CO2 कंडीशन, जो प्लांट है, if temperature is very low, this leaf if given the optimum temperature will start photosynthesizing। अगर ग्रीन लीफ है, ऑप्टिमम लाइट है और CO2 कंडीशन भी ऑप्टिमम है, लेकिन फिर भी प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। बेसिकली टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा लो है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। और अब इस फैक्टर के ऊपर ही क्या डिपेंड करेगा, फोटोसिंथेसिस का रेट डिपेंड करेगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा के ऑप्टिमम टेम्परेचर कर देंगे, तो क्या है, तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगी, मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट इससे अफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है लाइट, ठीक है। तो बेसिकली we need to distinguish between light quality and light intensity and the duration of exposure of light। basically लाइट में एक चीज नहीं होती, मतलब लाइट एक सिंपल एक लाइट नहीं होती, बेसिकली उसमें लाइट की क्वालिटी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी और उसका ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो while discussing light as a factor that affect photosynthesis, there is a linear relationship between incident light and CO2 fixation rate। तो बेसिकली ये क्या है, एक लीनियर रिलेशनशिप है किसके बीच में, इंसिडेंट लाइट और CO2 के फिक्सेशन रेट पे एट लो लाइट इंटेंसिटीज। बेसिकली किसके किसके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, इंसिडेंट लाइट के और CO2 के फिक्सेशन के रेट पे, मतलब at a low light intensity। At higher light intensity gradual the rate does not show any further increase। बेसिकली जब हाई लाइट इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है, तो फिर रेट जो है वो इतना ज़्यादा फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा, एज अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। तो उस टाइम पे क्या है, जो और फैक्टर है वो लिमिटिंग बन जाएंगे, मतलब कोई एक फैक्टर कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लाइट सेचुरेशन अक्कर एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट, मतलब सिर्फ 100% में से सिर्फ 10% ही सनलाइट को प्लांट यूज कर जाता है, मतलब 10% के बाद लाइट का जो सेचुरेशन आ जाता है, मतलब उससे ज्यादा फिर वो फोटोसिंथेसिस में पार्ट नहीं ले पाती। हेंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन शेड और डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। तो बेसिकली जो लाइट है वो एक रेयरली लिमिटिंग फैक्टर है नेचर में, अगर प्लांट किसी शेड के अंदर नहीं है, अगर किसी शेड के अंदर है, मतलब उसको लाइट ही प्रॉपरली नहीं मिल रही, तो फिर तो वो लिमिटिंग फैक्टर होगा। लेकिन जिस प्लांट के पास लाइट पूरी आ रही है उसके लिए लाइट बहुत रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल। बेसिकली लाइट का एक अमाउंट के बाद इंक्रीज होना क्या कर देता है, ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल, जिसको फोटो ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड डिक्रीज
फोटोसिंथेसिस, और उससे क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन द एटमोस्फेयर। ठीक है, तो जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो एटमोस्फेयर में बहुत ज़्यादा लो है, मतलब अराउंड 0.03 टू 0.04% है। ठीक है, increase in concentration up to 0.505% can cause an increase in CO2 fixation rate। बेसिकली अगर इसकी कंसंट्रेशन हम 0.5 तक भी बढ़ा दें तो वो क्या करेगी, CO2 के फिक्सेशन रेट को इंक्रीज करेगी। ठीक है, बेसिकली 0.4 से 0.5 ही तो आया है। बियॉन्ड दिस लेवल कैन बी डैमेजिंग ओवर लॉन्ग पीरियड, अगर इससे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो और भी ज़्यादा डैमेज कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली C3 एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कंसंट्रेशन। बेसिकली C3 प्लांट और C4 प्लांट अलग अलग रिस्पॉन्स करते हैं CO2 कंसंट्रेशन पे। एट लो लाइट कंडीशन नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन। बेसिकली लो लाइट कंडीशन पे कोई सा ग्रुप, ठीक है, कोई भी मतलब या C3 या C4 प्लांट वो हाई CO2 कंडीशन पे रिस्पॉन्स ही नहीं करता। लेकिन हाई लाइट कंडीशन में मतलब जब लाइट ज़्यादा है तो C3 और C4 प्लांट इंक्रीज शो करते हैं, किसमें, रेट में, किसका, फोटोसिंथेसिस के रेट में। ठीक है, हाई लाइट कंडीशन के अंदर C3 और C4 प्लांट इंक्रीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट में, अगर CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए। What is important to note is that the C4 plant shows saturation at about 360 माइक्रो पर लीटर। ठीक है, तो बेसिकली कितने कितने C4 प्लांट कितने 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 वैल्यू पे सैचुरेट हो जाते हैं, 360 पे। लेकिन जो C3 प्लांट है वो रिस्पॉन्स करते रहते हैं, मतलब वो मतलब जो फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाते रहते हैं अबाउट 450 माइक्रो पर लीटर। ठीक है, तो दिस करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट। तो बेसिकली जो करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 के लेवल की है वो क्या है, वो लिमिटिंग है किसके लिए, C3 प्लांट के लिए। बेसिकली C3 प्लांट के लिए CO2 की कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो अभी जो वैल्यू है C3 प्लांट के लिए वो कम है। तो the fact that C3 plant respond to high CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to high productivity has been used for some greenhouse crops। तो बेसिकली कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप्स में इसी चीज का यूज किया जाता है, मतलब क्रॉप्स को ग्रीन हाउस में रखा जाता है ताकि उनके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करे, सच एज टोमेटो एंड बेल पेपर, एंड दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रीच्ड एटमोस्फेयर दैट यील्ड द हायर यील्ड्स। बेसिकली उनको किस में ग्रो किया जाता है, हाई CO2 कंसंट्रेशन में ग्रो किया जाता है ताकि वो यील्ड अपनी बढ़ा दें। ठीक है, उसके बाद आता है टेम्परेचर। तो द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। बेसिकली कोई भी रिएक्शन अगर एंजाइमेटिक है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगी। बेसिकली एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, though the light reaction are also temperature sensitive, they are affected to a much lesser extent। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन भी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, तो लेकिन वो कम अफेक्टेड होती है, तो वो कम अफेक्टेड होती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू मच लेसर एक्सटेंट। तो बेसिकली वो कम एक्सटेंट तक अफेक्टेड होती है। तो द C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर एंड शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाइल C3 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। तो बेसिकली C4 प्लांट क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं हाई टेम्परेचर पे और क्या शो करते हैं, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। लेकिन जो C3 प्लांट है वो लो टेम्परेचर ऑप्टिमम पे ही क्या करते हैं, बेसिकली C4 प्लांट हाई टेम्परेचर पे भी रिस्पॉन्स करते हैं और C3 प्लांट लो टेम्परेचर पे भी शो करते हैं। ठीक है, तो द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फॉर
ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट दे आर अडेप्टेड टू। बेसिकली वो हैबिटेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ट्रॉपिकल प्लांट हैव हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम। बेसिकली ट्रॉपिकल प्लांट ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। एंड प्लांट अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट इन कंपेरिजन टू, मतलब अगर टेम्परेट से ज़्यादा टेम्परेचर ऑप्टिमम कौन टॉलरेट कर सकते हैं? ट्रॉपिकल प्लांट। तो मतलब ये बेसिकली हैबिटेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि एंजाइम्स हैं वो कुछ एक टेम्परेचर ऑप्टिमम से पे ही काम करते हैं, मतलब उससे ज़्यादा या उससे कम पे वो इफेक्ट शो नहीं करते, मतलब वो अपना काम नहीं करते। ठीक है, इनएक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर। तो बेसिकली वाटर, इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन। बेसिकली वाटर लाइट रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है। द इफेक्ट ऑफ द वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट। तो बेसिकली जो फैक्टर, जो इफेक्ट है वाटर का, ठीक है, वो ज़्यादा किसके थ्रू है? रादर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली वो प्लांट के ऊपर ज़्यादा है, ना कि फोटोसिंथेसिस पे। वाटर स्ट्रेस को स्टोमेटा टू क्लोज। बेसिकली वाटर स्ट्रेस की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, हेंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी। बेसिकली जो CO2 की अवेलेबिलिटी है प्लांट को, वो कम हो जाती है। बिसाइड वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक लीव्स विल्ट। बेसिकली वाटर का स्ट्रेस लीव को क्या कर देगा? विल्ट कर देगा। एंड डस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ लीफ एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बेसिकली वाटर का एज सच फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो प्लांट को इफेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा कि स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? मतलब CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस वैसे अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। तो इसके अंदर यही है कि वाटर का कोई एज सच फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन किसके अंदर इफेक्ट है कि वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। ठीक है, CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, लीव्स विल्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनकी मेटाबॉलिकली एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली टेम्परेचर का देख लिया, वाटर का देख लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड का देख लिया, और लाइट का देख लिया। तो बेसिकली ये लिमिटिंग फैक्टर है जो कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये ग्राफ भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, बेसिकली लाइट इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाते जाओ, ठीक है, बढ़ाते जाओ, कुछ टाइम तक इंक्रीज करेगी। ठीक है, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगी एक 10% के बाद। ठीक है, 10% के बाद वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, तो चैप्टर एंड हो गया हमारा। थैंक यू सो मच।